अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन है ये ऑक्सीजोम्स में लोकेटेड है। ऑक्सीजोम्स का लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, दिस इज हेड ऑफ ऑक्सीजोम। इनर मेम्ब्रेन थिक होती है कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, सो ये पूरी इनर मेम्ब्रेन। एंड दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन। ये जो पूरा पोर्शन है ये है इनर मेम्ब्रेन। दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो एक थिन लेयर है दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। दिस पोर्शन इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऑक्सीजोम का हेड या F1 सब यूनिट प्रोजेक्ट करते हैं। यानी जो ऑक्सीजोम्स हैं ये इस तरह से लोकेटेड है कि उनका बेस पीस मैट्रिक्स के अंदर है एंड हेड प्रोजेक्ट्स इन द बेस पीस लाइज इन इनर मेम्ब्रेन, हेड प्रोजेक्ट्स इन द मैट्रिक्स। इस बेस में कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक ऑर्गेनाइज्ड है। क्या आकर करता है, पहले ये पूरा प्रोसेस अच्छी तरह सुनना। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड होता है। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इज देयर। ये FMN कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2 में। यानी क्या होगा इस प्रोसेस में, NADH2, कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH2 डिहाइड्रोजनेज, NADH plus H plus, it donates its hydrogen to FMN, NAD में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन लेने के बाद FMN किस में कन्वर्ट हो गया, FMNH2 में कन्वर्ट होता है। अब FMNH2 हाइड्रोजन को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, H2 कैन बी रिटन एज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पूरी चेन है जो F0 के बेस में है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकती है, इट कैन नॉट कैरी प्रोटॉन। पहला कॉम्प्लेक्स NADH2 डिहाइड्रोजनेज, NADH2 को डिहाइड्रोजनेज किया गया यानी ऑक्सीडाइज किया गया। हाइड्रोजन किसके पास चला गया, FMN के पास। क्या बना, FMNH2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब ये FMN अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे ट्रांसफर कर देगा। FMN नाउ ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन लोअर डाउन द चेन। यहां पर कौन प्रेजेंट है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं। FMNH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज दिया और प्रोटॉन का क्या हुआ, अ पेयर ऑफ प्रोटॉन इज ट्रांसफर टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। NADH2 के हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन नीचे आया, इसने इलेक्ट्रॉन नीचे दिया, प्रोटॉन बाहर दिया और ऑक्सीडाइज हो गया। FES ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये ऑक्सीडाइज स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो गया, रिड्यूस्ड। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट चेन से पॉसिबल है। प्रोटॉन्स कहां जाते हैं, प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर। नाउ FES के पास जब इलेक्ट्रॉन आया उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर किया, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं यूबिक्विनॉन्स के पास। UQ इज देयर, UQ दैट इज यूबिक्विनॉन, इट टेक्स अप इलेक्ट्रॉन। UQ के पास इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया, ये अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो ये क्या करेगा, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन्स भी एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब्स 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स। इलेक्ट्रॉन ऊपर से, प्रोटॉन मैट्रिक्स से, और किसका फॉर्मेशन होगा, UQH2 इज प्रोड्यूस्ड। ओके, NADH2 का प्रोटॉन बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन चेन में नीचे आया। जब ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के पास पहुंचता है
तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यूबिक्विनोन क्या करते हैं, मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं UqH2 में। यहां पर एक बात याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी केवल इस डायरेक्शन में है। प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन में आ सकते हैं और इंटर मेम्ब्रेन में जा सकते हैं, वापस फ्लो पॉसिबल नहीं है। परमेबिलिटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन अलाउज मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन एंड टू इंटर मेम्ब्रेन, यानी इस डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है बट इस डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब UQ ने फिर वही किया, इलेक्ट्रॉन नीचे पास किया, किसके पास, साइटोक्रोम B के पास, और प्रोटॉन को कहां ट्रांसफर करेगा, इट ट्रांसफर्स द प्रोटॉन टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये प्रोटॉन किससे आया, हाइड्रोजन से जो NAD ने दिया। ये प्रोटॉन कहां से आया, मैट्रिक्स का प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर हो गया। समझ में आया, साइटोक्रोम B ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने जब इलेक्ट्रॉन नीचे दिया, साइटोक्रोम B इज रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिड्यूस हो जाएगा। साइटोक्रोम B अब अपना इलेक्ट्रॉन किसे पास करेंगे, नीचे आयरन सल्फर प्रोटीन को। FeS प्रोटीन्स होते हैं, दे टेक अप इलेक्ट्रॉन, गेट्स रिड्यूस्ड, गिव डाउन इलेक्ट्रॉन, गेट्स ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है। FeS ने अब अपना इलेक्ट्रॉन किसे पास किया, फिर से नीचे एक यूबिक्विनोन प्रेजेंट है, यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन लेकर UqH2 फॉर्म करेगा और इस फॉर्मेशन के लिए फिर से 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स में से एब्जॉर्ब करेगा। 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स के यहां ट्रांसफर हुए। अब UqH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से नीचे भेज दिया। नीचे कौन लोकेटेड है, साइटोक्रोम C1 इज देयर। दिस साइटोक्रोम C1 टेक्स द इलेक्ट्रॉन, गेट्स रिड्यूस्ड and proton is again transferred back to intermembrane space. क्लियर? साइटोक्रोम C1 ने किसे पास किया, साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C1 है ये, C1 ने इलेक्ट्रॉन किसे पास किया, साइटोक्रोम C को। फिर वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलेगा, ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया। नीचे प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम A जब इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पर ऑक्सीडाइज स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिड्यूस हो गया। अगेन इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन, इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर किया, साइटोक्रोम A3 को ट्रांसफर करता है। यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन अब किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम A3। दिस साइटोक्रोम A3 अगेन टेक्स द इलेक्ट्रॉन और इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस। और अब ये इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर करेगा, इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। समझ में आया? हाँ, इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन चेन से नीचे मूव कर रहे हैं। प्रोटॉनिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले NaDH2 को ऑक्सीडाइज किया गया। NaDH2 का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, किसके पास गया हाइड्रोजन, FMN के पास। किसका फॉर्मेशन हुआ, FMNH2 का। अब ये जो चेन है साइटोक्रोम की, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकती है, नॉट प्रोटॉन। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन चेन में नीचे जाएंगे, प्रोटॉन्स कहां ट्रांसफर हो गए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा, FeS इज आयरन सल्फर प्रोटीन, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन नीचे किसे ट्रांसफर किया, UQ को। UQ को जब यूबिक्विनोन को जब चेन से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। नाउ इट टेक्स अप 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स फॉर्मिंग यूबिक्विनोन रिड्यूस स्टेट में UqH2 का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? UqH2 ने फिर वही प्रोसेस रिपीट किया, इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजा, प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर कर दिया।
जब फिर से UQ के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो ये फिर से दो प्रोटॉन मैट्रिक्स से सक करता है, इलेक्ट्रॉन नीचे भेजता है और प्रोटॉन्स को कहां ट्रांसफर किया? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब ये इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के पास पहुंचता है, तब इस इलेक्ट्रॉन का रेडॉक्स पोटेंशियल ऑक्सीजन के रेडॉक्स पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है। कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तीनों एक साथ प्रेजेंट है। जब रेडॉक्स पोटेंशियल इक्विवेलेंट हो जाएगा तो साइटोक्रोम A3 ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को किसे ट्रांसफर किया? ऑक्सीजन को। ठीक है, यानी पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एट द एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ये ऑक्सीजन यहां से हटा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास रुक जाएंगे, ऐसे करके पूरी चेन बंद हो जाती है, क्योंकि जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन आया वो वहीं पे रुक गया। ऑक्सीजन का फंक्शन क्या हुआ? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, अब इस पूरे प्रोसेस में एक और चीज नजर आ रही है कि प्रोटॉन मैट्रिक्स से कहां एक्यूमुलेट हो गए? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इस इनर मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है ये सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन में है। मैट्रिक्स से प्रोटॉन का मूवमेंट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पॉसिबल है। जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ जाएगी तब डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वापस अंदर मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक फोर्स डेवलप होता है जिसे प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहा जाता है। The force which develops due to accumulation of protons in intermembrane space. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जैसे जैसे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा। प्रोटॉन यानी H+ की वजह से pH डिक्रीज होता है। डिक्रीज इन pH causes डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब क्या टेंडेंसी होगी कि ये प्रोटॉन वापस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएं, लेकिन ये जो पूरा पोर्शन है वो इम्परमिएबल है। प्रोटॉन यहां से डिफ्यूज होकर वापस अंदर नहीं जा सकते। अब प्रोटॉन को अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही वे है, दैट इज दीज प्रोटॉन कैन एंटर द मैट्रिक्स थ्रू दिस पोर्शन। लेकिन यहां पर क्या है? हेड पे कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? कॉम्प्लेक्स 5 ATPase इज प्रेजेंट इन द हेड पीस। जब एक पेयर प्रोटॉन का इस ATPase को क्रॉस करके अंदर जाता है तब इस मूवमेंट के बाद एक ATP जनरेट होगा। समझ में आया? प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से जब ये प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स में जाते हैं, दे क्रॉस द हेड थ्रू ATPase। ATPase से जब मूव करते हुए वापस मैट्रिक्स में जाएंगे तो दे एक्साइट दिस एंजाइम, एनर्जी ट्रैप होगी और एक प्रोटॉन का पेयर एक ATP जनरेट करेगा। क्लियर? अब NADH2 का जब मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन तक, NADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन को जब यहां से लेकर यहां ऑक्सीजन तक पहुंचाया तो इस पूरे प्रोसेस में कितने पेयर प्रोटॉन के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर हुए? 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये एक प्रोटॉन किसका है? NADH2 का। बाकी 2 प्रोटॉन कहां से आए? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। अब ये सारे प्रोटॉन वापस जब मैट्रिक्स में जाएंगे तब एक ने एक ATP का जनरेशन किया। 3 पेयर है प्रोटॉन के, कितने ATP जनरेट होंगे? 3 ATPs आर जनरेटेड। समझ में आया यहां तक? 3 पेयर्स ATP के जनरेट होंगे when 1 pair of proton is transferred from intermembrane space to matrix। अब एक और टर्म पढ़ा अपन ने FADH2। FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को कहां, हाइड्रोजन को कहां डोनेट करता है? FADH2 डिहाइड्रोजनेज। ये कॉम्प्लेक्स कहां प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स 2 में। NADH2 यहां से ट्रांसफर कर रहा है, FADH2 यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन देगा और FAD फॉर्म करेगा। यानी FADH2 का इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ। जब ये मूवमेंट यहां से स्टार्ट होगा तो कितने पेयर प्रोटॉन के मैट्रिक्स में आएंगे? केवल 2। ये 2 पेयर जब वापस मैट्रिक्स में जाएंगे तो 2 ATP बनाएंगे। यानी इससे क्या क्लियर होता है? 1 NADH2 प्रोड्यूसेस 3 ATP, क्योंकि 3 पेयर प्रोटॉन के मैट्रिक्स में ट्रांसफर हो रहे हैं और FADH2 2 ATP प्रोड्यूस करता है।
क्योंकि FADH2 हमेशा इस चेन में सेकेंड स्टेप से एंटर करेगा। FADH2 का इलेक्ट्रॉन जब यहां से नीचे ऑक्सीजन तक जाएगा तो इसकी वजह से केवल 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स में ट्रांसफर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर होते हैं। ये प्रोटॉन जब वापस मैट्रिक्स में जाते हैं तो ये 2 ATP बनाते हैं। ये जो पूरी थियोरी है इसे क्या कहा जाता है? केमी-ऑस्मोटिक कपलिंग hypothesis. This was proposed by Mitchell. मिटचेल ने यह हाइपोथेसिस प्रपोज की जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जब चेन में होता है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ जाती है। जब यहां पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ गई, पीएच कम हो जाएगा, एक फोर्स डेवलप होगा जो इन सारे प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में भेजेगा। वापस मैट्रिक्स में भेजने के लिए सिर्फ एक ही वे अवेलेबल है, दैट इज थ्रू हेड, बट द हेड इज गार्डेड बाय एन एंजाइम ATPase. So when one pair of proton from intermembrane space goes to matrix, it generates 1 ATP. यहां पर 3 पेयर प्रोटॉन के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स में जा रहे हैं तो कितने ATP का जनरेशन होगा? 3 ATP का। FADH2 केवल 2 पेयर प्रोटॉन के मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर करता है तो FADH2 ने कितने ATP जनरेट किए? 2 ATP। ठीक है, बेसिक समझ में आई? नाउ ड्रॉ दिस साइकिल फर्स्ट। इस पूरे प्रोसेस में NAD और FAD जब अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है तो उनके प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इस चेन से मूव करते हुए साइटोक्रोम A3 के पास आते हैं जो साइटोक्रोम A3 को ऑक्सीडाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां गया? हाफ ऑक्सीजन के पास। प्रोटॉन मोटे फोर्स की वजह से जब यहां वापस मैट्रिक्स में आते हैं तो NAD का प्रोटॉन हाफ O2 और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर वाटर फॉर्म करता है। ओके, ये 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए और वापस सर्कल लगा के वापस मैट्रिक्स में आ जाएंगे। अगेन दे कैन मूव, यानी NAD का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसके पास गया? ऑक्सीजन के पास, फॉर्मिंग वाटर। क्लियर? सो ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? इट इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन एंड में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह फंक्शन करता है। समझ में आया? राइट डाउन। इन दिस NADH2 gets oxidized at complex 1. NADH2 gets oxidized at complex 1, comma, FMN gets reduced to FMNH2. FMN gets reduced to FMNH2. Next point, reduced FMNH2 now transfers its electron down the chain to iron sulfur protein, and protons to intermembrane space, Next point, during the movement of electron from FES to cytochrome A3, during the movement of electrons from FES to cytochrome A3,
two pairs of protons are transferred to intermembrane space. Next point, inner membrane is permeable for movement of proton from matrix to intermembrane space, but not in reverse direction. This causes accumulation of protons in intermembrane space. pH decreases and proton motive force develops. pH decreases and proton motive force develops, which pumps back proton from intermembrane space to matrix. This movement occurs through headpiece, which consists of enzyme through head piece or F1 particle, through head piece which consists of enzyme ATPase, Movement of one pair of proton generates 1 ATP. Movement of one pair of proton generates 1 ATP. NADH2 transfers 3 pairs of proton. NADH2 transfers 3 pairs of proton to intermembrane space. NADH2 transfers 3 pairs of proton to intermembrane space. Hence, it generates 3 ATP. Next point. Similarly, FADH2 gets oxidized. At complex 2 and transfers 2 pair of protons to intermembrane space.
thus it generates 2 ATP. तो FADH2 2 पेयर ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए कितने ATP का जनरेशन? 2 ATP का जनरेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ऑक्सीजन फंक्शंस एज terminal electron acceptor. Oxygen functions as terminal electron acceptor and combines with electron and protons to form water. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ETS में कैसे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा और NAD और FAD कितने ATP जनरेट करते हैं. कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन है, कितने ऑक्सीजन लिबरेट हुए, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बने, कहां कंज्यूम हुए, उसकी बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे.